ये कहानी है दिनेश की, जो कि भारतीय सेना में एक फौजी था, जिसे सन 1976 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कोलकाता के गढ़ के जंगलों में एक मिशन पर भेजा गया था। मिशन का मकसद बांग्लादेश के विभाजन के बाद गढ़ के जंगलों में चल रही कुछ गैर कानूनी गतिविधियों को रोकना और जंगल में मौजूद आतंकवादियों को खत्म करना था। इस पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए दिनेश के साथ उसकी पूरी बटालियन भी थी, जिन्हें पूरे गढ़ जंगलों से आतंकियों को खत्म करके जंगल के दूसरे छोर पर मौजूद बेस कैंप तक पहुंचाना था। कई दिनों तक चले इस मिशन में एक एक करके दिनेश के सभी साथियों ने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया, लेकिन दिनेश जैसे तैसे आखिरकार अपने बेस कैंप तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि अब इस बेस कैंप को यहां से हटाया जा रहा है और लगभग सभी लोग यहां से जा चुके थे। वहां उसकी मुलाकात विनय से हुई, जो कि बेस कैंप पर तैनात एक फौजी था। विनय ने दिनेश को बेस कैंप की शिफ्टिंग के बारे में सब कुछ बताया और उससे कहा कि कल सुबह बेस कैंप का बचा कुचा सामान लेने के लिए सुबह कुछ जवान और कुछ गाड़ियां आने वाली हैं, जिनके साथ दिनेश भी नए बेस कैंप पर जा पाएगा, लेकिन आज की रात उसे यहीं गुजारनी होगी। दिनेश को विनय का रवैया काफी दोस्ताना और खुशमिजाज लगा। दोनों ने उस रात साथ मिलकर खाना बनाया और उनकी बातों का सिलसिला शाम से ही चलता जा रहा था। रात को खाना खाने के बाद विनय और दिनेश अपने अपने परिवार और कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे और उनकी बातों का सिलसिला चलते चलते भूत प्रेत और आत्माओं जैसे विषयों पर जाकर टिक गया। लेकिन भूत प्रेत की बातें शुरू होते ही विनय कुछ असहज सा महसूस करने लगा। इस पर जब दिनेश ने इसका कारण पूछा, तब विनय ने दिनेश को अपनी आप बीती सुनाना शुरू किया। विनय ने बताया कि वो बचपन से ही अपने गांव के ठाकुर परिवार की एक लड़की को पसंद करता था और जवान होने पर दोनों ने शादी करने की अपनी चाहत को जब अपने परिवार वालों को बताया, तो जातीय भेदभाव के कारण उनके परिवार ने इस शादी से साफ इनकार कर दिया। इस पर दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया, लेकिन इसके बाद वो कभी अपने घर या अपने गांव वापस नहीं जा सके थे। तो उन्होंने शादी करने के बाद गांव से कुछ दूर जंगल के किनारे एक सुनसान जगह पर एक छोटा सा घर बनाया और फिर वहीं खुशी खुशी रहने लगे। सुनसान जगह पर लोगों से दूर रहने का कारण विनय की बीवी सुधा के परिवार वाले थे। विनय को हमेशा ये डर रहता था कि हो सकता है सुधा के परिवार वाले कभी भी सुधा और विनय को उनके किए की सजा देने की नीयत से वहां आ सकते थे। विनय को कई बार ये खबर मिली थी कि सुधा के परिवार वाले उनको खोज रहे हैं। इसके बाद विनय ने अपने भविष्य को सुरक्षित करने और उनके परिवार में आने वाले एक नन्हे सदस्य को एक खुशहाल जीवन देने के लिए जी तोड़ मेहनत की और अंततः उसे भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। विनय की नौकरी की शुरुआत उसकी ट्रेनिंग से हुई, जिसके लिए उसे बिहार से पंजाब जाना पड़ा। जाते वक्त विनय ने सुधा को उसके परिवार वालों से सचेत रहने की हिदायत दी थी और फिर वो सुधा को छोड़कर ट्रेनिंग के लिए पंजाब चला गया। कुछ दिन बाद जब विनय को सुधा की चिट्ठी मिली कि उन्हें एक बेटा पैदा हुआ है, ये जानकर विनय बहुत खुश हुआ और उसने सुधा को चिट्ठी लिखकर ये बताया कि वो ट्रेनिंग खत्म करके कुछ ही महीनों में वापस घर आएगा। लेकिन इसके बाद सुधा की कई दिनों तक कोई चिट्ठी नहीं आई। विनय ने अपनी ओर से सुधा को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब विनय तक नहीं पहुंचा। विनय को हरदम ये शंका रहने लगी कि कहीं सुधा के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। विनय के लिए ट्रेनिंग कैंप में एक एक दिन बिताना भारी हो रहा था। वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता था और काफ़ी इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब विनय की ट्रेनिंग खत्म हुई और अब वो घर जाकर कुछ दिन के लिए छुट्टियां अपने परिवार वालों के साथ बिता सकता था। घर लौटते समय पूरे रास्ते विनय का मन बेहद विचलित था कि आखिर सुधा के इतने दिनों तक कोई चिट्ठी ना लिखने का क्या कारण हो सकता है। विनय पशोपेश में भारी मन से घर पहुंचा और घर में सुधा को अपने बच्चे के साथ खेलता देख विनय ने राहत की सांस ली। सुधा भी विनय से मिलकर खुश तो थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। सुधा पहले एक चंचल स्वभाव की लड़की हुआ करती थी, लेकिन अब वो बस दिन भर अपने बेटे को गोद में लिए चुपचाप रहा करती थी। यह देखकर विनय खासा परेशान रहने लगा। सुधा से कई बार उसकी उदासी का कारण पूछने के बाद भी सुधा ने विनय को कोई जवाब नहीं दिया था।
विनय सुबह से शाम तक अपने नए घर को बनवाने के कामों में व्यस्त रहने लगा और सुधा दिन भर घर की चार दीवारी में अपने बेटे के साथ बिताने लगी। विनय को सुधा का ये अजीब बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सुधा के बारे में कुछ बेहद अजीब सी चीज़ें नोटिस भी की थी। एक तो ये कि सुधा को पहले पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब से विनय घर आया था तो उसने सुधा को एक बार भी पूजा करते हुए नहीं देखा था और उसने सुधा को इतने दिनों में ना ही कभी खाना खाते हुए देखा था। वो सुबह विनय से पहले उठ जाया करती थी और विनय के रात में सोने तक घर में ही इधर उधर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ काम करती हुई दिखाई देती थी। एक दिन विनय अपने घर के पीछे बाड़ तैयार करने के लिए खुदाई कर रहा था, लेकिन खुदाई करते वक्त उसे ज़मीन में एक कपड़ा नजर आया। विनय ने उसी जगह को थोड़ा और खोदना शुरू किया और उसे ज़मीन के अंदर जो मिला उसे देखकर विनय हक्का बक्का रह गया। विनय इस वक्त जो देख रहा था उसे देखकर विनय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके सामने पड़ी थी दो लाशें, जिसमें एक किसी महिला और दूसरे किसी नवजात की थी। यह देखकर विनय की आंखें फटी हुई थी, लेकिन जब उसने थोड़ा करीब जाकर देखा तो उस लाश के गले में वही मंगलसूत्र था जो कि विनय ने अपनी बीवी सुधा को शादी में पहनाया था। विनय को अब सब कुछ समझ आ चुका था। जो वो देख रहा था उसका मतलब ये था कि वो इतने दिनों से सुधा या अपने बच्चे के साथ नहीं बल्कि उनके भूतों के साथ उस घर में रह रहा था, और अब उसे सुधा के बदले रवैये का कारण भी समझ आ चुका था। विनय की यह बेहद डरावनी कहानी सुनकर दिनेश भी सहम सा गया। उसने ऐसा वाक्य अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। वो डर के मारे थर-थर कांप रहा था। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो दिनेश और विनय ने अब सोने का फैसला किया। दोनों अपने अपने बिस्तर पर चले गए, लेकिन कई घंटों तक दिनेश उसी घटना के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह आर्मी के ट्रक्स बेस कैंप तक पहुंचे और सभी सामान को इकट्ठा करने लगे। इस शोर ने दिनेश की आंखें भी खोल दी। दिनेश भी बाकी सैनिकों के साथ सामान को ट्रक्स में लोड कराने लगा। फिर वो ऑफिस रूम में पहुंचा, जहां बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। वो उन तस्वीरों को देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें मौजूद व्यक्ति बिल्कुल विनय के जैसा ही दिख रहा था। यह देखकर दिनेश काफ़ी हैरान हुआ। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक सी गई थी। तभी वहां एक और सैनिक पहुंचा और बोला कि इतने गौर से क्या देख रहे हो? ये सूबेदार विनय जी हैं, जिन पर इस बेस कैंप की रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन कैंप पर हुए हमले में इनकी मौत हो गई। यह सुनकर दिनेश हक्का बक्का रह गया। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि पिछली रात भूतों की कहानी सुनाने वाला वो व्यक्ति खुद एक भूत था।